चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना नाद ब्रह्म अद्वितीयम् उपास्महे। शारदोकृत संगीत रत्नाकर के इस नाद ब्रह्म की वंदना से हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं देवाशीष देव शिल्पायन के परिसर में आए हुए आज के विशिष्ट विद्वानों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप ना केवल आप तीनों आर्ट हिस्ट्री और हिस्ट्री से संबंध रखते हैं, बल्कि संगीत और कला के इतिहास को लेकर गंभीर भी है और उसके बारे में बहुत ही संवेदनशील चिंतन करते हैं, जो मैंने अपने इनके साथ जो हमारे संबंध है पुराने उसमें मैंने देखा है और मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ है और मुझे बहुत खुशी भी हुई है। इस आश्चर्य और खुशी के पीछे ये बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रबुद्ध जनों का संगीत में रुचि लेना हमारे संगीत के लिए एक बहुत ही सुसंकेत है, जो भविष्य को बहुत ही आलोकित करने वाला है। हमारे संगीत में अमूमन हम कलाकार ऐसे पाए जाते हैं जो संगीत के बारे में जानते बहुत कुछ है, समझते बहुत कुछ है और बहुत कुछ सुना सकते हैं, आपको संगीत से सम्मोहित कर सकते हैं। ऐसे कलाकारों की खासी संख्या है। लेकिन संगीत के बारे में जो इसका जो चिंतन पक्ष है, उस चिंतन पक्ष के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में जो परफॉर्मर कलाकार होते हैं, जो मंच पर प्रस्तुति करते हैं, वे जानते हुए भी ठीक से उनको समझा नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बीच में गैप या खाई बनती है, जिसका पाटा जाना बेहद जरूरी है आज की इस वक्त में। क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो इतनी संवेदनशील है, इतनी आग्रहशील है, इतनी प्रश्न करती इन चीज़ों के बारे में। वो जानना चाहती है कि ऐतिहासिकता क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये कब से चली आ रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके विवर्तन क्या है और किस प्रकार से ये आज के संगीत तक पहुंचा है। इन चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता आज कहीं ज़्यादा है नई पीढ़ी में। और हमें जो हम लोग संगीतज्ञ के रूप में जाने जा रहे हैं, इनको इस प्रचेष्टा को या उनकी इस उत्सुकता को हमें शांत करना ही चाहिए। ये तभी होगा जब हम लोग ऐसे चिंतनशील घरेलू गोष्ठियाँ जरूर करेंगे। आज जिस विषय पर हम लोग यहाँ पे एक प्रस्तुति परक सेमिनार कह सकते हैं, छोटा सा सेमिनार कहने में इसको दिक्कत नहीं, इसको सिंपोजियम कहा जाना शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें हम लोग आपस में कुछ बातें भी करेंगे। तो इस सिंपोजियम में हम जो बनारस की, काशी की जो संगीत परंपरा है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग सोचेंगे, विचारेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे और उसके बारे में कुछ चिंतन करेंगे। काशी एक बड़ी विचित्र नगरी है। विचित्र इसलिए है कि यहाँ पे आपको विपरीत धाराएं एक साथ देखने को मिलती है। अगर आप देखें कि काशी क्या है, तो ये एक बहुत ही पौराणिक शहर भी है, दूसरी ओर एक ऐसा शहर है जो कि डीजल इंजन भी बनाता है। तो एक औद्योगिक नगरी और उतना ही पौराणिक धार्मिक नगरी, इस तरह का ग्रंथि बंधन या मेल बंधन कम जगहों पर दिखता है। और ये बड़े ही खूबसूरत शहर के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, सौभाग्य है कि हम यहाँ पे हैं, जो बाबा विश्वनाथ के नगरी के रूप में जाना जाता है। माँ गंगा के अर्धचंद्राकार उत्तर वाहिनी गंगा के धारा के नजदीक बसा हुआ, किनारे बसा हुआ, ऐसा जाना जाता है। तो दूसरी ओर से ये एक औद्योगिक नगरी भी है, बहुत ही प्रोग्रेसिव नगरी है। यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर इतने बड़े बड़े
कई विश्वविद्यालय, एक दो नहीं बल्कि 5 विश्वविद्यालय यहाँ पे है, ऐसे शहर जो शिक्षा का केंद्र है। इसी सब को लेकर के महान वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर जी ने कहा है कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। इतनी बड़ी बात किसी शहर के बारे में शायद ही कभी कही गई। तो आज हम इस काशी के सांगीतिक परंपरा के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि काशी किस चीजों के लिए जानी जाती है। बनारस या काशी को लोग संगीत में भी ऐसे ही विविधता से जानते हैं। किसी के लिए संगीत के तबले में बनारस बाज जिसको कहा जाता है, यानी जो अलग अलग बाज है, फर्रुखाबाद, अजराड़ा, दिल्ली और जितने भी तबले के अलग अलग बाज, इसमें बनारस बाज का बहुत ही खास जगह है, बहुत ही खास सम्मान है। उसका स्थान बनारस है, जो पंडित राम सहाय जी के परंपरा से शुरू होकर के आगे आज तक कई विभिन्न धाराओं में होते हुए चल रही है। ऐसा तो यहाँ कहा जाता है कि बनारस घराना या बनारस बाज जो तबले का है वो मात्र एक बाज नहीं है, बल्कि 3 या 4 अलग अलग बाजों का एक समुच्चय है। बड़े आश्चर्य की बात है, जहाँ एक स्टाइल डेवलप करता है, यहाँ 3-4 स्टाइल एक साथ डेवलप करता है। अगर आप इन कलाकारों का आपस में सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक ही घराने के, एक ही बाज के कलाकार में इतना अंतर कैसे है, और सब बड़े विद्वान हैं, निष्णात हैं। तो ऐसे बनारस बाज के बारे में बनारस को जाना जाता है। तो दूसरी ओर बनारस को ठुमरी का जगह जाना जाता है। ठुमरी दादरा उपशास्त्रीय संगीत जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी उसको ललित शास्त्रीय संगीत या सुगम शास्त्रीय संगीत भी कहते हैं। दूसरी ओर कथक के लिए भी बनारस शैली का बहुत नाम यश रहा है। सितारा देवी, गोपी कृष्ण जी और वो चौबे महाराज जी, पांडे महाराज, एक से एक विद्वान यहाँ पे नृत्य के भी हुए हैं। तबले के भी, नृत्य के भी, उपशास्त्रीय संगीत के भी। एक समय में ध्रुपद की जगह रही है यहाँ पे, श्रीमा पाशुपत के समय से, और बड़े एक से एक विद्वान ध्रुपद के भी हो गए। पखावज का भी यहाँ पे एक विशेष शैली यहाँ पे मिलती है, और जो बहुत ज्यादा प्रचारित तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शैली है, और जो अपने आप में एक पहचान लिए हुए है। तो और इस तरह के अलग अलग कई विधाओं का ये घरानों का ये गढ़ है। ऐसा शायद ही किसी जगह हुआ है। जब भी हम कहते हैं ग्वालियर घराना, तो ग्वालियर गायन के लिए जाना जाता है। जब हम आगरा घराने की बात करते हैं तो गायन के लिए होता है, अजराड़ा तबले के लिए है, फर्रुखाबाद, जयपुर मान लीजिए 2 चीज़ों के लिए, नृत्य के लिए भी है और गायन के लिए भी है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक जगह में मिलना, ये सिर्फ बनारस के बूते की बात है। इसीलिए ये बना बनाया रस है यहाँ पे, और इस रस को हम लोग पान कर पा रहे हैं, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। कहा तो ये जा सकता है कि हम इस रस में अवगाहन करते हैं, यानी इसी में डूबते उतराते रहते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़े सौभाग्य। तो आज हम लोग इन सब अलग अलग बाज या जो भी अलग अलग घराने हैं, तो हम आपको पहले परिचय करा दें। पंडित किशोर मिश्र जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये बनारस के जो अलग अलग तबले के शैलियां हैं, वो उप शैली जिनको हम कह सकते हैं, उसमें से जो मुख्य शैली है पंडित राम सहाय जी से जो निकल के आ रही है, उन्हीं के परंपरा से पंडित शारदा सहाय जी के ये पट्ट शिष्य हैं। और उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी के अवार्ड से लेकर तमाम तरह के अवार्ड और सारे कुछ इनके पास है, जिनके बारे में कहने में कोई बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप यहाँ के बनारस के इस समय वरिष्ठतम कलाकारों में से हैं और बड़े ही सम्मानित हैं। मैं आपका इसी तरह हमारे बीच में बैठी है ये डॉक्टर रागिनी सरना, जो कि बनारस में सीखी पली बड़ी, अपने परिवार में जो संगीत प्रेम था अपने पिता से सीखी और बाद में मुझसे सीखती रही, और पिछले 25 साल से, संभवतः 24-25 साल हो ही रहा होगा, 24-25 साल से सीख रही है। और आगे अपने इसने BHU से काशी की ठुमरी परंपरा पर इसने शोध किया है, जो कि काफ़ी चर्चित रहा है। यहाँ के लोगों ने काफ़ी सराहना की इस शोध की, और वो एक महत्वपूर्ण शोध जिसने उसने किया है, जिसमें टॉपिक क्या था पूर्वबंग की ठुमरी गायकी एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। पूर्वबंग की ठुमरी गायकी। और डॉक्टर के रोहन नायडू, जो कि रायपुर से हमारे बीच में आए और हमारे शिष्य है और बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते हैं, साथ में तबला गायन भी है।
और साथ में इन्होंने रिसर्च किया है म्यूजिक पे। इन्होंने किस पर किया, तुम्हारा टॉपिक क्या था? वायलिन, वृंदवादन। हिंदुस्तानी संगीत की वाद्य वृंद रचनाओं में गजवाद्यों का प्रयोग। गजवाद्यों का प्रयोग वाद्य वृंद की रचनाओं में। तो वाद्य वृंद या जिसको कुतब कहा जाता है पुराने उसमें, तो उस कुतब में गज वाद्यों की क्या भूमिका रही है, उसका क्या है, इस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा शोध किया है और काफी मौलिक शोध था। ये जो कॉपी पेस्ट वाले शोध होते वैसे नहीं था, काफी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने किया है और काफी अलग अलग विद्वानों के पास जा करके और मेहनत से किया ये काम। और ठुमरी के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक बताते हुए शुरू करें, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि एक ठुमरी डॉक्टर रागिनी सरना पहले प्रस्तुत करें। कौन सा गाना? छवि दिखला जगह। छवि दिखला। उसके बारे में जो उसकी ऐतिहासिकता है वही बता दें कि हम बता दें। हाँ, छवि दिखला जाए वही है ना, शंभुनाथ। हाँ, शंभुनाथ जी के लिए उनकी पत्नी ने जो लिखा। पत्नी का नाम क्या था? मुनक्की देवी। हाँ, मुनक्की। कैसे बोल सकते। तो ये ठुमरी है जो इसकी कुछ ऐतिहासिकता भी है। बनारस में जो बहुत प्रसिद्ध ठुमरी गायक लोग हुए, उसमें से नाम लिया जाता है ठाकुर प्रसाद मिश्र जी का बहुत नाम लिया जाता है। ठाकुर प्रसाद मिश्र जी के एक शिष्य उनका पुत्र शंभुनाथ मिश्र जी, वो ठुमरी गायन में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सिखाया और इतना व्यस्त होते गए, उनकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि अलग अलग शहरों की यात्रा करने लगे, हर जगह सिखाने लगे। मुख्यतः सारंगी। हाँ, ऐसे सारंगी वादक थे, लेकिन उनके एक समय में सारंगी वादक लोग ही उस्ताद हुआ करते थे जो सिखाया करते थे। गाने वालियाँ जिनको हम तवायफ भी कहते हैं या जो उस परंपरा से लोग रिलेट करके थे, यहाँ पे एक से एक दिग्गज कलाकार हुए, उन सबको सिखाने वाले लोग सारंगिया ही होते थे मुख्य रूप से। तो जो शंभुनाथ मिश्र जी इतना व्यस्त हो गए थे, वो चारों ओर अपना ठुमरी सिखाने में, सारंगी सिखाने में घूमने लग गए, तो घर की स्थिति ये हो गई थी कि घर में लौट के ही नहीं आते थे, जब देखो तब बाहर, जब देखो तब बाहर। तो एक बार उनकी पत्नी, जिनका नाम था मुनक्की देवी, उन्होंने मतलब बहुत ही व्याकुल होकर विरह से उन्होंने इस ठुमरी की रचना की। इसके बोल जो सुनेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि उसमें एक तुलना भी है, उसमें कृष्ण का विरह भी है और अपनी बात भी है, दोनों को कितने खूबसूरती से उन्होंने पेश किया है। हमेशा रचनाकार पुरुष ही होता है। अद्भुत देखा जाता है कि पुरुष रचनाकार होते हैं, महिलाएं गाती हैं। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि शास्त्रीय संगीत की रचनाओं में, पुरानी रचनाओं में महिलाओं ने बहुत किया है या उनकी रचनाओं को उतना समाज ने अपनाया है, क्योंकि वो एक समय था जब महिलाओं को उस दर्जे का जिसकी वो हकदार थी वो मिला नहीं था या वो मिल नहीं पाया था। अब की बात नहीं, आज तो बहुत कुछ बदल चुका है, आज सोचना भी मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में इस ऐतिहासिकता से परिपूर्ण इस ठुमरी को आप सुनो, जो राग खमाज में, मिश्र खमाज।